जी, अस्सलाम वालेकुम। We will start the second lecture of production and operations management और लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशंस की थी एंड in this class we are going to continue our lecture. एक टेक्निकल सी डेफिनेशन जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की है वो है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द डिजाइन, operation, management and improvement of the system that create and deliver the firm's primary products and services. Operations के अंदर जो आपके तमाम ऑपरेशन आप डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से आपने तमाम अपनी प्रोडक्शन करनी है, आपने फिनिश गुड्स को कौन कौन से प्रोसेस से गुजार के तो उसको फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर ढालना है उसको, वो आपके तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आते हैं और आप कॉन्टिन्यूसली ये सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव करते रहते हैं और दीज इम्प्रूवमेंट्स आर मेंट फॉर बेटर क्वालिटी और सर्विसेज जो जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है ये आपका सिस्टम भी बेहतर करती है, आपकी कॉस्ट एफिशिएंट भी होती है और आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव एज देती है कि आपकी प्रोडक्ट्स बेहतर होती हैं और आपकी सर्विसेज भी तमाम मार्केट में अवेलेबल जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उससे बेहतर होगी। खैर, ऑपरेशन मैनेजमेंट को तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से देखा था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स फॉर सेल। जिस तरह हम सबको पता है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आई हैं इंडस्ट्री के अंदर वो ये है कि अब हर मुल्क अपनी अ, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और मैनेजमेंट के अंदर सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं और उसके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह हम कॉटन लेते हैं और कॉटन से हम लोग थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़े के बाद उसको पहनने का लिबास बना देते हैं, कैजुअल वेयर के ड्रेसेस बनते हैं, फॉर्मल वेयर के ड्रेसेस बनते हैं। दीज all the processes which are involved from converting that raw cotton into finished goods like कैजुअल वेयर प्रोडक्ट्स और फॉर्मल वेयर प्रोडक्ट्स, तो ये तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाते हैं। इसमें जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें ह्यूमन कैपिटल इस्तेमाल किया जाएगा और इसके बाद मशीनें यूज की जाएगी। these are all involved in manufacturing process. इस डेफिनेशन के हिसाब से आगे चलते हैं और इंटरमीडिएट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग ऑफ सेमी मैन्युफैक्चरर्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यू आर वर्किंग ऑन एन असेंबली लाइन और असेंबली लाइन के अलावा ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोसेस में बना रहे हैं। तो आप जब प्रोसेस से उसको गुजार रहे हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जब भी आएगा वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कहलाएगा, जब तक कि वो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक का जो टोटल प्रोसेस है कन्वर्जन का, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जी सर्विसेज की डेफिनेशंस क्या है। सर्विसेज आर डीड्स, प्रोसेसेस और परफॉर्मेंसेस। असल में हमें सर्विसेज नजर नहीं आती, दे आर इनटेंजिबल, और प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं जब हम, तो वो दीज प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम नहीं देख सकते ना छू सकते हैं। तो डीड्स का मतलब है अमल और प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस, जो अमल आप किसी से अगर आप सर्विसेज उसकी हायर करते हैं जो तो जो काम वो आपके लिए करके देता है। जिस तरह के एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्टर से, डॉक्टर की सर्विसेज हायर करते हैं। डॉक्टर आपके लिए अपना तजर्बे से आपको बताता है कि आपको बुखार है या आपको
किस किस मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जब हम सर्विसेज के लिए उसको पे करते हैं, वी गॉट दो सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ हिज एडवाइस, हमें उसकी एडवाइस मिल जाती है और फिर हम अपना इलाज जो है वो मेडिसिन से कर लेते हैं। अ सर्विस इज अ टाइम पेरिशेबल, हाँ जी, वक्त के साथ साथ ये खत्म हो जाती है। इंटेंजिबल एक्सपीरियंस परफॉर्म फॉर द कस्टमर एक्टिंग इन द रोल ऑफ अ को प्रोड्यूसर। जी, अब जो भी हमारा कस्टमर है, जिसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं और जैसे ही वो नीड्स पूरी होती हैं, आपकी सर्विसेज देने का अमल भी वो वैसे ही खत्म हो जाता है। इट्स टाइम पेरिशेबल और इंटेंजिबल एक्सपीरियंस होता है। सर्विसेज के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने के अंदर। डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज फर्म्स कौन सी हैं जी? सर्विसेज एंटरप्राइजेस आर ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जी, जो फैसिलिटेट करती हैं, कुछ बनाती नहीं है। सपोज ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तो दे आर जस्ट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वो एक डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम एज मैन्युफैक्चरिंग, वी कैन ओनली डिफाइन देम एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। सपोर्ट्स अदर फर्म्स इन मीटिंग देयर गोल्स। जी, वाकई ये सपोर्ट करते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा टाइमली, तो आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का गोल पूरा नहीं होगा कि अपने कस्टमर्स को बेहतरीन प्रोडक्ट एट देयर डोर स्टेप पहुंचा सकें एंड ऐड वैल्यू टू आवर पर्सनल लाइफ। जी बिल्कुल, सर्विसेज डिफरेंट टाइप की हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने जिस तरह मेडिकल की सर्विसेज हैं, जिस तरह एजुकेशनल सर्विसेज हैं, दे तो ये क्या करती हैं, दे ऐड टू अवर पर्सनल लाइफ, वैल्यू हमें क्रिएट करके देती हैं, हमारे अंदर वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करना, या आपकी अगर मार्केटिंग के लिहाज से देखें तो मार्केटिंग क्या है, इट क्रिएट्स अ वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। यानी कि एक कस्टमर के दिमाग में किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड परसेप्शन क्रिएट होती है। तो जब हम सर्विसेज लेते हैं किसी से, तो वो हमारे दिमाग में या हमारे इल्म में इजाफा तो कर ही रहे हैं। अगर एजुकेशन सर्विसेज हम ले रहे हैं, तो वो वैल्यू किसकी बढ़ रही है? वो हमारी अपनी वैल्यू बढ़ रही है कि हम लोगों के अंदर, अगर एक बंदा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है और एक बंदा जो पढ़ा लिखा है, ऑब्वियसली दैट एजुकेटेड पर्सन इज मोर वैल्यूएबल देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि ही कैन वर्क इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस और जो एक अनपढ़ आदमी है वो इतना ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे इर्द गिर्द की एग्जाम्पल नहीं है, दे सपोज हमारे इर्द गिर्द हम एग्जाम्पल लेते हैं माली की, एक नाई की। तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक या सर्टेन हद तक उनकी इनकम जा सकती है, बनिस्बत उसके कि जो कि अपना जिसने आला तालीम हासिल की है और वो अपनी इनकम का जरिया जो है वो ज्यादा बढ़ा सकता है, इनकम अपनी बढ़ा सकता है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक में बहुत फर्क है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जो कि टोटली बेस्ड है सर्विसेज के ऊपर। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं लगी हुई, वो सर्विसेज इंडस्ट्री है सिर्फ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है। उनमें उनमें बहुत से यूरोपियन ममालिक जो हैं वो सर्विसेज इंडस्ट्री पे चल रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है वो ट्रेडिंग के जरिए दूसरे ममालिक से हासिल कर सकते हैं और करते भी हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 40 to 50 years सर्विसेज इंडस्ट्री ने भी फ्लरिश किया है और सर्विसेज के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो कल्चरल से रिलेटेड है और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स को। और लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का रवैया और लोगों का जो फोकस है वो चेंज होता जा रहा है।
एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो अभी भी फोकस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी हम लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखें तो हमें बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएँगी गारमेंट्स की फैक्ट्रीज़ फैसलाबाद रीजन के अंदर, उसके बाद अब लाहौर में भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा हर तरफ हमें मैन्युफैक्चरिंग की छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़, छोटे-छोटे कारखाने हमें नज़र आएँगे। और सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हमें डॉक्टर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा अब नज़र आ रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स, ये 2001 से लेके मैं अब 2020 की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। इस अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा नए कारोबार पाकिस्तान के अंदर शुरू हुए हैं और दुनिया के अंदर भी शुरू हुए होंगे। लेट्स गो थ्रू सम डेमोग्राफिक्स। ये डेमोग्राफिक्स जो है, जो हमें डाटा दिया गया है, ये थोड़ा-सा पुराना है। लेकिन इसके सोर्सेज भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है। इन 1980 आपको सर्विसेज की बता रहा हूँ कि सर्विसेज इंडस्ट्री किस तरीके से फ्लरिश करती रही है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सर्विसेज इंडस्ट्री थी वो 67% थी टू 1980 में, जो कि बढ़ के 74.2% पे आ गई। और इसी तरीके से हम नीचे चलते जाएं, पाकिस्तान की 13.3 से 23.9 पे चली गई और चाइना की 13.1 से लेके 40.6 तक पे चली गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, दूसरी दूसरी तरफ देखें, तो हमें ये चीज नजर आती है कि मैन्युफैक्चरिंग में राइट नाउ चाइना इज एट द टॉप, उसके बाद कोई और कंट्री आती है। और मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज भी चाइना बहुत ज़्यादा दे रहा है, और सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी चाइना बहुत ज़्यादा दे रहा है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसमें आती हैं कि एक कंपनी अगर टोयोटा कंपनी है, आप उससे कोई गाड़ी लेते हैं तो वो आपको फिनिश प्रोडक्ट्स तो दे ही रहा है, लेकिन साथ-साथ आपको अगर आपकी कोई वारंटी में क्लेम आ जाता है, तो वो वारंटी क्लेम भी आपको पूरा करके देगा अगर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपने बहुत से 3S स्टोर्स देखे होंगे होंडा के भी। 3S का मतलब ये है सेल, सर्विसेज एंड सप्लाई, मीन्स के आपको तीनों चीज़ें हैं मिल सकती हैं वहाँ पे। तो स्पेयर पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं वहाँ से, आपको सर्विसेज भी मिल जाती हैं। और आपको अगर आपको अगर वहाँ से कोई पार्ट सॉरी आपको अगर होंडा की कोई चीज़ चाहिए हो, मीन्स कि अगर आपको गाड़ी लेनी हो, बाइक लेनी हो, तो आपको 3S से स्टोर से मिल जाएगी। जी, आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ, स्पेयर पार्ट्स। खैर, let's move on to the next slide. Stages of economic development in Pakistan। जी, हमें डाटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये डाटा थोड़ा सा हमारे पास पुराना है। और 1947 से लेके 1960 तक हम लोग बेसिकली सिर्फ हमारा कोर जो फोकस था वो एग्रीकल्चर और माइनिंग की तरफ था, और माइनिंग में भी ज़्यादातर हम सॉल्ट की तरफ रहे हैं। और सॉल्ट के बाद 1960 के बाद वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स गुड्स प्रोडक्शन। अयूब खान का दौर था, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उस एरा के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर डिक्लाइन है, जब गवर्नमेंट चेंज हुई और जो गवर्नमेंट ओन्ड जो इदारे थे, यानी कि ये सियासी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री जिस तरीके से फ्लरिश कर रही थी, तो वो फ्लरिश करना जो है वो जो गोल्डन एज था या गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान था, वहाँ पे हमारी तरक्की को ब्रेक लगी और हम लोग डिक्लाइन की तरफ गए। उसके बाद अब राइट नाउ सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। ये एरा की बात कर रहा हूँ मैं, 1960 से लेके 2000 तक, और 2000 के बाद से अब तक की बात हो रही है। ये सेकंड और थर्ड एरा जो है, ये टिल डेट की बात करते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि मशीनरी यूज बहुत ज्यादा हो गई है। अब आप एग्रीकल्चर में देखें तो आपको बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग मशीन्स नजर आएंगी। हमारा जो आम किसान है वो भी अब इन मशीनरी के इस्तेमाल इस मशीनरी के इस्तेमाल की तरफ चला गया है। और इसके अलावा बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जिस तरह के पेप्सी है, और जिसका एक डिवीज़न है लेज़ की, वो चिप्स बनाते हैं, तो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन द रीजन ऑफ ये दीपालपुर रीजन के अंदर। और इससे आगे का जो इलाका है, इस इलाके में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। और
एग्रीकल्चर के अंदर ये जो आलू की फसल होती है उसके अंदर ये अपनी मशीनरी और उसको सेव करने का बड़ा जबरदस्त इनका प्रोसीजर है और प्लांट्स लगे हुए हैं, इनके स्टोर्स हैं, काफी काफी बड़े जो हैं गोडाउन हैं इनके। तो मुख्तलिफ कंपनीज भी आपके एग्रीकल्चर के अंदर आ रही हैं। अब आप देखते हैं कि आपको सुपर स्टोर्स की चेन्स नजर आती हैं। पहले ये सुपर स्टोर चेन सिर्फ हमें बाहर के मुल्कों में देखने में नजर आती थी। तो तमाम के तमाम जो एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी और सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी, तो सर्विसेज इंडस्ट्री में ट्रेडिंग कंपनीज भी आ जाती हैं जो इधर का सामान उधर करती हैं, और सुपर स्टोर्स भी उन्हीं में शुमार होता है। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें हमारे इलाके के अंदर, सामान हम उधर से खरीदते हैं, और ये क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे सुपर स्टोर, ये भी कहीं से खरीद रहे होते हैं, तो दे अर्न द ट्रेडर्स प्रॉफिट। तो हर जगह पे इनोवेशन आती जा रही है। आप अगर देखें तो 18वीं सदी या 19वीं सदी की सबसे बड़ी जो इजाद थी वो पहिया थी। उसके बाद अब जो है 1999 से या 1990 से लेके 2020 तक बहुत ज़्यादा चीज़ें इजाद हो चुकी हैं। लेकिन अब उसके अंदर उनके फीचर्स, उनकी क्या कहते हैं क्वालिटी, और उसके अंदर जो आप अभी हमने सोचा नहीं होता वो चीज़ें वो उसमें डाल रहे हैं। इनोवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम अमेरिकन मूवीज देखते हैं। अभी आप सबके सामने एक मूवी होगी, आयरन मैन होगी। आयरन मैन की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हमें दिखाया गया, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती होगी? ये टेक्नोलॉजी वो एग्जिस्ट भी करती है और ये पुरानी भी हो गई है। एवाटार मूवी देखी हमने, तो क्या उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करते हुए दिखाया गया उन्हें, तो क्या वो नई टेक्नोलॉजी है? नहीं है। जो टीवी पे हमें नजर आती टेक्नोलॉजीज उनकी, ये टेक्नोलॉजीज अब पुरानी हो चुकी हैं। अब वो इससे नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि S-400 मिसाइल सिस्टम है इसका, रशिया का। तो S-400 सिस्टम का क्या काम है? उस वो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि 400 मिसाइल आपकी तरफ आ रहे हों, तो यू कैन डिस्ट्रॉय ऑल दोस 400 मिसाइल्स इन एयर। तो आप 400 के 400 को तबाह कर सकते हैं उन मिसाइल्स को। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रशिया ने क्या इससे ऊपर का मिसाइल सिस्टम नहीं बनाया होगा? वाकई उसने बनाया होगा तो उसने 400 दिया होगा। वो जिस तरीके से, हम एक पुरानी एग्जांपल है, बिल्ली जो है वो कभी भी शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो जब बिल्ली नहीं चढ़ना सिखाती शेर को दरख्त के ऊपर, तो क्या वजह है? वो इसलिए ये है कि कभी किसी वक्त अगर शेर उसके खिलाफ हो जाए तो वो अपनी जान बचा सके। तो बहुत सी कॉम्पिटिटिव एज के लिए बहुत सी कंट्रीज जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो उस टेक्नोलॉजी को आम नहीं करते ताकि लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी या दूसरी कंपनीज कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी ना जाए। और सुपर पावर होने का यही मतलब है कि अगर एक कंट्री सुपर पावर है तो उसके पास कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिसकी वजह से वो अपनी सुपर पावर होने को क्लेम करता है। खैर, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, वी विल डिस्कस व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑपरेशन मैनेजर, या ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको कौन कौन सी रिस्पांसिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जी है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमें करनी पड़ती है। दिस फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन सेल्स, कि आप जब अपनी टीम्स के अंदर सेल्स टीम को अपने साथ मिलाते हैं और उनसे उनकी फोरकास्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपकी सेल्स टीम कहती है कि वी आर गोइंग टू सेल 1 लाख प्रोडक्ट्स या 100,000 प्रोडक्ट्स इन दिस ईयर, तो क्या आप वो 1 लाख प्रोडक्ट्स हवा में सेल कर देंगे? नहीं, उसके लिए पहले आपको वो प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो जो ऑपरेशन मैनेजर्स होता है, वो ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो फिर जब उनसे फिगर्स लेता है सेल्स टीम से, देन ही प्लान्स। तो फोरकास्टिंग सेल्स टीम के साथ मिलके होती है। उन्होंने कहा जी 1 लाख, तो प्रोडक्शन मैनेजर कह सकता है जी हम आपको 1 लाख प्रोडक्ट्स देंगे। क्योंकि उन्होंने फोरकास्टिंग कर ली है पहले, तो दे विल हैव टू प्लान
एवरीथिंग। वो फिर उसके हिसाब से अपनी फोरकास्टिंग के हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। कैपेसिटी इज के हाउ मच दे हैव द सॉरी हाउ मच दे कैन प्रोड्यूस, और क्या उनके पास की कैपेसिटी है कि वो 1 लाख प्रोडक्ट्स बना सके साल के अंदर। तो अगर कैपेसिटी नहीं है तो देन दे विल अरेंज द कैपेसिटी। ऑपरेशन मैनेजर का काम ये है कि कैपेसिटी के हिसाब से वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको बनाए। सपोज अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? आप दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आपने 10 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और आपने एक महीने के अंदर 600 प्रोडक्ट्स देने हैं, तो आपका टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 10 प्रोडक्ट्स बनाएंगे दिन में, तो आप 30 दिन के अंदर 300 प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? वो कहता है वी विल वर्क डे एंड नाइट, डे की शिफ्ट अलहदा होगी और रात की शिफ्ट अलहदा होगी, एंड वी विल बी एबल टू डिलीवर दिस ऑर्डर ऑफ 600 प्रोडक्ट्स आफ्टर 1 मंथ। तो क्या होगा जी? सुबह की शिफ्ट में 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे, रात की शिफ्ट में 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो अल्टीमेटली आपको टारगेट पूरा हो जाएगा। तो कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज करना है? आपके पास जो कैपेसिटी है, मशीनरी की कैपेसिटी भी हो सकती है, आपकी बिल्डिंग की कैपेसिटी भी हो सकती है, आपकी वर्कफोर्स की कैपेसिटी भी हो सकती है, कि हाउ टू यूटिलाइज दोज पर्सन्स और द कैपेसिटी यू हैव इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद स्केड्यूलिंग है। स्केड्यूलिंग में कौन सा काम कैसे करना है, आप ये तमाम के तमाम जो है वो ऑपरेशन मैनेजर का काम है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है कि तमाम टास्क्स की स्केड्यूलिंग करनी होती है। विच कम्स फर्स्ट, कौन सी प्रायोरिटी बेस्ड आपने टास्क है, कौन से काम उन्हें पहले करने हैं, कौन से काम उन्हें बाद में करनी है, तमाम के तमाम चीज़ों की स्केड्यूलिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। आपने इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करनी है कि आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए, आपने इन्वेंट्री स्टोर कितनी करनी है, आपको इन्वेंट्री कितने डेज में मिलेगी, तो आपने उसके लिए कितने दिन पहले ऑर्डर देना है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आती है चीजें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी आती है ये। तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि ऑपरेशन मैनेजर जो है वो इन्वेंट्री को स्टोरेज का, ये इन्वेंट्री कहाँ स्टोर होगी, कितनी हम इन्वेंट्री स्टोर कर सकते हैं, और कौन कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे इन्वेंट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये तमाम की तमाम चीजें उसको मैनेज करनी होती है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे मूव टुवर्ड्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अपने प्रोसेसेस के अंदर वो मैनेज क्वालिटी लेके आते हैं ताकि दे प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ देयर कैपेसिटी, और वो उनके जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो। अच्छा जी, अब वो इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप केएफसी में जाते हैं लाहौर के, और आपको एक जिंगर बर्गर ऑर्डर करते हैं, और आप वो खाते हैं तो आप कहते हैं वाह जी वाह। यही यही बर्गर खा के आप चले जाएं अगर फैसलाबाद के केएफसी पे, तो आपको सेम टेस्ट, सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम क्वांटिटी के अंदर आपको वो बर्गर मिलेगा। तो आपका क्या ख्याल है, ये क्या क्या वजह है? असल में वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। जो सेम बन लाहौर में इस्तेमाल हो रहा है वही सेम बन आप फैसलाबाद में ये कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। जो सेम, जिस सेम क्वालिटी का चिकन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सेम क्वालिटी का चिकन वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। जिस प्रोसीजर से यहाँ लाहौर में एक चीज बन रही है, उसी प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर से वो फैसलाबाद में भी वही चीज बन रही है। ये यही सेम प्रोसीजर है जो कि पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप केएफसी में चले जाएंगे तो आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्वालिटी एकदम से नहीं आ जाती, एक दिन में नहीं आ जाती, क्वालिटी टेक्स टाइम, और आप उसमें अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करते रहते हैं, और जब रिफाइन होते रहते हैं प्रोसेसेस आप रिफाइन करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली यू अचीव अ वेरी गुड क्वालिटी, और वो प्रोसेसेस भी आपके बड़े स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। अच्छा जी, अब प्रोसेसेस को करने का तरीका होता है। अब पाकिस्तान में क्योंकि जुगाड़ डॉट कॉम चलती है, तो जुगाड़िए बहुत ज्यादा हैं और जुगाड़े बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो हम शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन कंपनीज के अंदर वी मस्ट फोकस ऑन कि हम लोगों ने कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं लगाना जिससे ओवरऑल हमारी क्वालिटी के ऊपर
इफेक्ट आए, चलो हमारा आज का काम तो निकल जाए, लेकिन उसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान होना उठाना पड़े। अच्छा जी, गोरों की बात मैं करूंगा यहाँ पे। गोरे क्या करते हैं कि अपने तमाम के तमाम प्रोसीजर्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। किसी भी चीज के लिए उसके तमाम के तमाम स्टेप्स में उसको राइट डाउन कर लेंगे। अब जब स्टेप्स में राइट डाउन कर लेंगे तो वो मेक श्योर करेंगे कि जब भी ये काम किया जाए तो इसके अगर 3 स्टेप्स हैं तो ये 3 स्टेप्स में ही काम, और ये स्टेप्स लाजमी फॉलो। अगर उन्होंने कोई चीज बनानी है और उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि ये 4 स्टेप्स ये बंदा जो भी आएगा इसको फॉलो करेगा, तो वो 4 स्टेप अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्वालिटी के अंदर चेंजेस आ जाएगी। माय कजन यूज्ड टू वर्क इन पिज्जा हट, वो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट था यूके के अंदर। तो वो हमें बताता है कि हमारी एक ब्रांच की जो सेल्स थी वो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन उधर से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो हमने उसका रीजन जब फाइंड आउट की तो पता चला कि उसके सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जो थे, इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो सिर्फ जो चीजें इस्तेमाल कर रहे थे वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि अगर वहां पे अगर आपने एक पिज्जे के ऊपर 10 छोटी छोटी बोटियां डालनी है तो वो 12 डाल रहे थे, या अगर आपने हाफ अगर टोमेटो यूज करना है तो वो आधे से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। दैट वाज द रीजन कि वो वहां पे उनको पता चल गया कि यहाँ पे प्रोसेसेस जो है वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ मेकिंग better sales than other outlets, they are still not making good profit. तो अगर आपकी क्वालिटी, अगर आपकी रेसिपीज, अगर आपके तमाम चीजें सेंट्रलाइज ना हो, लिखी हुई ना हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको नुकसान किस वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑपरेशन मैनेजमेंट करने वाले लोग जो हैं, यानी कि ऑपरेशन मैनेजर, उसका काम है कि ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करे। जो काम जिसको ज्यादा बेहतर तरीके से आता है उसको उसी काम पे लगाए, और जितने लोग वो उसके पास हैं, सपोज इफ ही हैज 4 to 5 people, ही हैज टू यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि उन रिसोर्सेज को वो जाया किए बगैर उनसे बेहतरीन काम ले ले। और ये ना हो कि उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो, ही हैज टू ही मस्ट रिटेन दोज ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज अच्छे ह्यूमन रिसोर्स जो है उनके ऊपर ऑब्वियसली कंपनी का टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं, तो फिर उनकी जाके प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग के बाद जो है तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म अपने टास्क करते हैं। इसके बाद डिसीजन मेकिंग इज आल्सो अ वेरी बिग टास्क ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स। ऑपरेशन मैनेजर्स डेली की बेसिस के ऊपर बहुत से डिसीजन ले रहे होते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, लोकेशन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसी के हिसाब से कि अगर एक कंपनी ने अपना नया प्लांट लगाना है, दैट इज मैं एग्जांपल दूंगा उसी की, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वो उन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्या उसको मरी के करीब लगाना चाहिए, सक्खर के करीब लगाना चाहिए, इस्लामाबाद के करीब लगाना चाहिए, शेखुपुरा के करीब लगाना चाहिए, उसे कहाँ लगाना चाहिए? ऑब्वियसली आपकी चॉइस ये होगी कि उस प्लांट को या तो लाहौर के अंदर लगाया जाए, लाहौर के पास लगाया जाए, या उसको फैसलाबाद के करीब लगाया जाए, या फैसलाबाद में लगाया जाए, ताकि उसके इर्द गिर्द जो रिलेटेड लोग हैं वहां पे ये जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, फैसलाबाद में भी और लाहौर में भी। तो किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से मौजूद हो, आपको ट्रेन लेबर भी मिल जाती है, और आपको जो तमाम आपका रॉ मटेरियल और मशीनरी वगैरह भी है वो आपको बड़े आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। तो लोकेशन सिलेक्शन की जो बात है, दैट इज ऑल्सो आवर डिसीजन मेकिंग
which the operation manager has to make. ऑपरेशन मैनेजर जो है अपनी रिकमेंडेशन देता है कि इस जगह पे हमें अपनी लोकेशन बेस करनी चाहिए। फैसिलिटी का लेआउट किस तरह होगा? फैसिलिटी लेआउट का मतलब ये है कि आपका वर्क एरिया कहाँ पे होगा, आपकी असेंबली लाइन किस तरीके से चलेगी और किस किस तरीके से लोग इसके ऊपर काम करेंगे। और फैसिलिटी का लेआउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक प्रोसेस के अंदर है, आपने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 से गुजार के अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोसेस 1 वाली जो फैसिलिटी है और प्रोसेस 2 वाली फैसिलिटी है वो आपस में बहुत दूर हो। उसके बाद 2 और 3 वाली आपस में दूर हो और 3 और 4 वाली आपस में दूर हो, तो मोस्ट प्रोबेबली लेआउट इस तरह का बनेगा कि फैसिलिटी नंबर 1 से बहुत ज़्यादा नज़दीक होगी फैसिलिटी नंबर 2, उससे ज़्यादा उस और फैसिलिटी 2 के नज़दीक होगी 3 और 3 के बाद होगी 4। तो फैसिलिटी का लेआउट किस तरीके से बनेगा, दैट्स आल्सो अ टास्क ऑफ ऑपरेशन मैनेजर। और उसके बाद प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, कौन कौन सी आपको प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी है और उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, दैट इज आल्सो अ टास्क ऑफ ऑपरेशन मैनेजर। फिर उसके बाद आती है जी एक्विजिशन एंड प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट। आपने नया इक्विपमेंट खरीदना है, उसको कहाँ पे प्लेस करना है, या आपने पुराने इक्विपमेंट को रिपेयर करवाना है, दिस इज आल्सो अ टास्क फॉर ऑपरेशंस मैनेजर। ऑपरेशंस मैनेजर बहुत सी जगह जगह पे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि आपको समझ नहीं लगेगा कि शायद इनका काम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इनका इनपुट होता है उस चीज के अंदर। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एक अगर उसके डिपार्टमेंट्स आपस में मैश टुगेदर नहीं करेंगे, यानी कि आपस में इनकी इंटीग्रेशन अच्छी नहीं होगी और आपस में कोऑपरेट और कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स बने हुए हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस भी इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस भी ऑफ ट्रेड ऑफ्स भी करते हैं और सिस्टम अप्रोच भी। ये 4 मुख्तलिफ जो हैं वो हमारे सामने अप्रोचेस हैं जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग ली जाती है। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है कि हमने बिगर पिक्चर को अपने सामने रखना है कोई भी डिसीजन लेते हुए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। इससे जो हमारे ऑलरेडी इन प्लेस सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके ऊपर ज्यादा तो इफेक्ट तो नहीं आएगा। अगर ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं क्या ये उसको स्मूथ लाइन करेगी या उसकी वजह से हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सेकंड इज योर एनालिसिस ऑफ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है या रॉ मटेरियल लेना है जो कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर, तो क्या वो फीजेबल है हमारी कंपनी के लिए। फीजेबल से मुराद ये है कि क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसकी हम वो हमें किस प्राइस में मिलता है। तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, नाजुकात कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं क्वालिटी और प्राइस की वजह से। ऑब्वियसली जब ये ऑपरेशंस मैनेजर का काम ये भी है कि डिसीजन मेकिंग करते हुए वो ट्रेड ऑफ्स को देखे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो ज्यादातर बिड्स होती हैं और उसके बाद टेंडर फिल होते हैं। तो ये काम भी ऑपरेशन मैनेजर का ही है कि वो इस तरीके से ट्रेड ऑफ्स को देखे। क्वालिटेटिव अप्रोच में लीनियर प्रोग्रामिंग भी आती है और उसके अलावा उसके उसके अलावा ट्री बेस्ड डिसीजन भी आते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे ही हमारा जो डिसीजन ट्रीज भी आते हैं जो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। और मॉडल्स देखते हैं हम। मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी और इसमें 3 टाइप्स के डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। फिजिकल मॉडल आता है, स्कीमेटिक मॉडल है जी, मैथमेटिकल मॉडल है और डिसीजन मेकिंग के अंदर ये मॉडल्स जो है हमारे कोर्स के अंदर चलेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी हम इस सेशन को एंड करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेशन। और मैं आपको थोड़ी देर के अंदर ये सेशन जो है जूम का ये खत्म होने वाला है, तो लेट्स मीट आफ्टर 2 to 3 minutes और आई विल सेंड यू द लिंक और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।
जी स्केमेटिक मॉडल, फिजिकल मॉडल, मैथमेटिकल, ये हमने अभी डिटेल से पढ़ना है, इसलिए अभी इस टाइम पे इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा साथ साथ आपको पता चलता जाएगा।